जरा सोचिए, किसी देश के कानून कोई दूर बैठी ताकत लिख रही हो, तो फिर उस बाहरी खाके को, उस ब्लूप्रिंट को एक ऐसे संविधान में कैसे बदला जाए जिसमें उस देश की अपनी आत्मा बसती हो। आज हम भारत के इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में एक बड़ी कमाल की बात कही थी। एक ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक तो बहुत मजबूत है पर इंजन ही नहीं है। मतलब ये एक लाइन में ही पूरी कहानी कह देती है ना, कि भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो किस दुविधा से जूझ रहे थे। कंट्रोल तो पूरा था, लेकिन खुद के फैसले लेने की असली ताकत वो नहीं। तो आज की हमारी ये पूरी कहानी 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम उस ब्रिटिश ब्लूप्रिंट को देखेंगे, मतलब 1935 का एक्ट। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे बिना आत्मा का संविधान आखिर कहा क्यों गया है। इसके बाद हम देखेंगे वो ऐतिहासिक मोड़ जब इस ब्लूप्रिंट से एक पूरे राष्ट्र का जन्म हुआ। और हाँ, ये भी जानेंगे कि भारत अपने संविधान के कोर प्रिंसिपल्स को बचाता कैसे है। और आखिर में बात करेंगे इसकी शानदार लेगेसी की। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियाद से जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ कर गए थे, 1935 का एक्ट। ये ब्रिटिश राज का आखिरी संविधान था और सच कहें तो यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था। एक तरह से एक टेम्पलेट भी और एक वार्निंग भी कि आगे का रास्ता कैसा होगा। अच्छा, जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये जो 1935 का एक्ट था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया हुआ अब तक का सबसे लंबा कानून था। सोचिए, 473 क्लॉज और 16 शेड्यूल, मतलब नियमों का एक ऐसा जाल बिछाया गया था जो ब्रिटिश इंडिया पर राज करने के लिए एक, कह सकते हैं कि बहुत डिटेल्ड लेकिन उतना ही सख्त ढांचा तैयार करता था। हाँ, इसमें कमियां तो बहुत थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार था। इसने कुछ जरूरी बदलाव भी किए, जैसे प्रोविंसेस को पहले से ज्यादा ऑटोनॉमी मिली। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए, जिससे करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। और हाँ, इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बना। तो ये सब बड़े कदम थे, लेकिन अधूरे। तो सवाल ये उठता है कि जब सेल्फ गवर्नेंस की तरफ इतने कदम उठाए गए, तो फिर भी इंडियन लीडर्स को ये एक्ट मंजूर क्यों नहीं था। यहीं पर वो सवाल आता है, क्या ये सच में एक ऐसा संविधान था जिसमें आत्मा ही नहीं थी। ये जो फर्क है ना वादे और हकीकत का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वादा किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, लेकिन असलियत क्या थी? गवर्नरों के पास वीटो पावर थी। वादा था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, पर फाइनेंस और डिफेंस जैसे मामलों में सारे अधिकार तो वाइसराय के पास ही थे। वादा था एक फेडरेशन ऑफ इंडिया का, लेकिन ढेर सारे सेफगार्ड्स के बहाने ब्रिटिश कंट्रोल जस का तस बना रहा। तो आखिर इसमें मिसिंग क्या था? मतलब कौन सी बड़ी चीजें थीं जो गायब थीं? पहली बात, एक प्रियम्बल नहीं था जो ये बताए कि भाई अथॉरिटी आ कहां से रही है। दूसरा, सिटीजन्स के लिए कोई बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। और तीसरा, डोमिनियन स्टेटस का कोई पक्का वादा नहीं था। और जानते हैं, इन्हीं खाली जगहों ने भारत के अपने एक क्रांतिकारी संविधान के लिए रास्ता बना। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। ये वो मोड़ था जहां एक ब्लूप्रिंट, एक खाका, एक राष्ट्र में बदलने लगा। ये वो पल था जब भारत ने उस कॉलोनियल ढांचे को तोड़कर अपनी सॉवरेन पहचान बनाना शुरू कर दिया था। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। 1935 का जो एक्ट था, उसे अपनी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिलती थी। मतलब पावर का सेंटर लंदन था, दिल्ली नहीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा। बस इन शब्दों को सुनिए, हम भारत के लोग इस संविधान को स्वयं को देते हैं। बस इसी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। पावर का सोर्स अब लंदन नहीं था, पावर सीधे भारत के लोगों से आ रही थी। यही इस पूरे सफर का दिल है, इसकी आत्मा है। अब इसका ये मतलब नहीं था कि पुरानी हर चीज को उठाकर फेंक दिया गया। नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने 1935 एक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, जैसे फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, उसे बनाए रखा। लेकिन उन्होंने इसमें एक नई डेमोक्रेटिक आत्मा डाल दी। एक प्रियम्बल जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के आदर्श थे। फंडामेंटल राइट्स डाले गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट का अधिकार।
लेकिन यहां एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। चलो, संविधान तो बन गया, पर इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में कोई सरकार अपने मेजॉरिटी के दम पर इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को ही ना बदल दे? और इसका जो जवाब मिला वो इंडियन लॉ की सबसे शानदार खोजों में से एक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सारी कानूनी बहस का सेंटर पॉइंट यही सवाल था। क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है? क्या वो संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है? और इसी एक सवाल ने हमारी जुडिशरी की सबसे बड़ी और इनोवेटिव खोजों में से एक को जन्म दिया। देखिए, इस जवाब तक पहुंचने का सफर काफी लंबा था और आसान तो बिल्कुल नहीं था। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हां, पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा, नहीं, फंडामेंटल राइट्स को नहीं छुआ जा सकता। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। यहां कोर्ट ने एक ब्रिलियंट बीच का रास्ता निकाला कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूल संरचना को तबाह नहीं कर सकती। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर तो है, लेकिन वो इसके बेसिक कैरेक्टर को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। इसको एक घर की तरह समझिए। आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नया फर्नीचर ला सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को, उसके पिलर्स को नहीं गिरा सकते। वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फिर ये बुनियादी स्तंभ हैं क्या? खैर, कोर्ट ने टाइम के साथ इन्हें क्लियर किया है, जैसे संविधान की सुप्रीमेसी, सरकार का डेमोक्रेटिक होना, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी मेजॉरिटी बदल नहीं सकती। और ये जो अनोखा सिद्धांत है ना, ये सिर्फ भारत के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट से कहीं बढ़कर है। ये ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भारत का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक लिविंग लेगेसी है। अगर हम जर्मनी को देखें तो समझ आता है कि भारत का तरीका कितना यूनिक है। देखिए, जर्मनी के संविधान में एक इटर्निटी क्लॉज है, जो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन डिग्निटी जैसे प्रिंसिपल्स को बदला नहीं जा सकता। लेकिन भारत का जो सॉल्यूशन है वो संविधान में लिखा नहीं गया था, उसे हमारी जुडिशरी ने केस दर केस समय के साथ डेवलप किया है। ये एक डायनामिक, एक फ्लेक्सिबल सुरक्षा कवच है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस बात को पक्का करती है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे, जो समय के साथ बदल सके, अडैप्ट कर सके, लेकिन अपनी पहचान, अपनी आत्मा को खोए बिना। ये फ्लेक्सिबिलिटी और परमानेंस के बीच एक खूबसूरत बैलेंस है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। कोई डेमोक्रेसी खुद को अपनी ही ताकत से कैसे बचाती है? भारत का जवाब इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में छिपा है। ये एक ऐसी न्यायिक खोज है जो ये पक्का करती है कि लोगों की इच्छा संविधान की अमर आत्मा को कभी खत्म न कर सके।